पूरे डाइविंग गियर के साथ एक डाइवर का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो जाता है। समंदर में उतरने के बाद ये वजन बहुत कम हो जाता है। एक के बाद एक हम समंदर में उतरते गए। इसी मुकाम पर 25 फुट की गहराई में वो जहाज पड़ा हुआ है जिसे सिविल वॉर रेक कहा जाता है। समंदर का पानी इस कदर साफ है कि अगले 100 फुट तक दिखाई दे रहा है। जिस जहाज के लिए हम यहां आए हैं वो मलबे का ढेर हो चुका है। इस मलबे पर भी पौधे उग रहे हैं और हयात की मुख्तलिफ इक़साम इन्हें खाने के लिए यहाँ पहुँच चुकी हैं। समंदर में पड़ी हुई किसी चीज पर पौधे उगने में वक्त लगता है। इस मलबे के ढेर पर से गुजरते हुए मुझे यकीन हो गया कि ये यहां बहुत अरसे से पड़ा हुआ है। मगर इस मलबे में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिससे ये पता चले कि ये 150 साल पहले एक बहरी जहाज हुआ करता था, सिवाय शायद इन सिलाखों के जो आज भी बाकी रह गई हैं। सिविल वॉर के ज़माने में 3 किस्म के जहाज़ हुआ करते थे। लकड़ी से बने हुए जहाज़ जिन्हें हवा या कोयले के ईंधन से चलाया जाता था। ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा आम किस्म थी। इसके अलावा थी आयरन क्लैड्स जो उस ज़माने की जदीद टेक्नोलॉजी थी। अमेरिकन सिविल वॉर में एक फर्स्ट टाइम इनोवेशन हुई थी जो शिप्स बनाए गए थे जिनको आयरन क्लैड्स कहा जाता। तो बेसिकली स्ट्रक्चर तो उनका लकड़ी का था, लेकिन उनके बाहर उन्होंने स्टील की जो थी प्लेट्स उनको रैप अप कर दिया। और जब पहला आयरन क्लैड्स का क्लैश हुआ सिविल वॉर के दौरान तो वो ड्रॉ में एंड हुआ। उसका कोई फैसला नहीं हो सका क्योंकि जो गन्स उस वक्त अवेलेबल थी वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकती थी। तो एक दूसरे पे शूट करते रहे लेकिन किसी को डैमेज नहीं कर सके। जहाज़ों की तीसरी किस्म सबमरीन्स थी जो बहुत कम इस्तेमाल में थी और इनके साथ काफ़ी मसाइल भी थे। अमेरिकन सिविल वॉर में ये ट्रायल्स किए गए लेकिन वो टेक्नोलॉजी रिलायबल नहीं थी और अक्सर ये होता था कि जब वो सबमर्ज करती थी तो उसको दोबारा ऊपर आ नहीं सकती थी, वो वहीं सिंक कर जाती थी सबमरीन्स। अगर ये सिविल वॉर के जहाज़ का मलबा है तो ये तीनों में से किस किस्म का जहाज़ था? क्या ये लकड़ी की शिप थी, या ये कोई आयरन क्लैड थी, या सबमरीन? सिविल वॉर के शुरू में यूनियन फोर्सेस के जनरल इन चीफ विनफील्ड स्कॉट ने एक प्लान प्रपोज किया जिसे एनाकोंडा प्लान के नाम से जाना जाता है। इस मंसूबे के तहत बागी रियासतों का नेवल ब्लॉकेड होना था ताकि उनकी समंदरी तिजारत खत्म की जा सके। इसके अलावा मिसिसिपी के दरिया में बहरी बेड़े को उतार के कन्फेडरेसी को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाना था। इस प्लान को अमल में लाने के लिए यूनियन फोर्सेस के बहरी जहाज रवाना कर दिए गए और जगह जगह समंदरी झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया। इन झड़पों में कॉन्फेडरेसी और यूनियन ने एक दूसरे के बहुत जहाज डुबोए, मगर यह प्लान यूनियन फोर्सेस को वो कामयाबी नहीं दिला सका जिसकी उन्हें तवक्को थी। इसमें 2-3 कबातें ये थी। एक तो ये था कि वो रिक्विजिट टेक्नोलॉजी शुरू में मौजूद नहीं थी। ऐसे
फास्ट मूविंग शिप्स और गन बोट्स वगैरह जो इफेक्टिवली ट्रुप्स को कैरी करके तो इस तरह का ऑपरेशन लॉन्च कर सकें, वो अवेलेबल नहीं थे। दूसरी चीज़ ये थी कि लोगों का ख्याल ये था कि इस तरह की स्ट्रेटजी जिसमें आप ब्लॉकेड एक तरफ करें, दूसरी तरफ आप रिवर के थ्रू मूव करके स्टेप बाय स्टेप एक एक टाउन को जो रिवर के किनारे पे उनको यूटिलाइज़ करें और कैप्चर करें, तो इसमें बहुत अरसा लगेगा। तो शुरू में अंदाज़ा नहीं था लोगों को कि ये सिविल वॉर 4 साल तक एक्सटेंड होगी। तो उनका ख्याल था कि ये जो स्ट्रेटजी है जनरल स्कॉट की, इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो 4 साल ही लगे दूसरे मीन से भी। लेकिन ये प्लान जो था वो उसका एक हिस्सा जो था वो तो कम से कम उसमें अमल दरामद हुआ। जो पोर्ट्स का ब्लॉकेट था मैरीलैंड की और कैरोलिना की और ये जो सारी वर्जीनिया की पोर्ट कोस्ट लाइन थी, उसको ब्लॉकेट किया गया थ्रू आउट। और उसका फिर कुछ सालों के बाद उसका इफ़ेक्ट भी आना शुरू हुआ, क्योंकि उनको जो ट्रेड थी उनकी यूरोप के साथ या बाहर की दुनिया के साथ, वो आहिस्ता आहिस्ता चोक हो गई और जिससे उनको फिर मुश्किलात हुई वॉर को जारी रखने में। फ्लोरिडा के जिस समंदर में हम उतरे हुए हैं वो भी एनाकोंडा प्लान के ब्लॉकेड का हिस्सा रह चुका है, मगर हमने ये डाइव ख़त्म करनी है क्योंकि मेरे हाथ से खून निकलना शुरू हो गया है और मेरे दस्ताने के अंदर काफ़ी खून भर चुका है। मेरी सबसे बड़ी फिक्र यही है कि कहीं शार्क्स या बैराकूडाज ये खून सूंघ करना पहुंच जाएं। मगर आखिर में वही हुआ जिसका कि डर था। खून की बू सूंघती हुई एक बैराकूडा नमूदार हुई। और बाकी तमाम डाइवर्स को छोड़कर सीधी मेरे पीछे आई। मेरे चारों तरफ घूम के ये खून तो सूंघ सकती है, मगर इसे जख्म नजर नहीं आ रहा और मेरी कोशिश भी यही है कि अपना जख्मी हाथ इससे दूर रखा जाए। So we have filmed the remains of what we believe is a Civil War era shipwreck, and I was wondering if anyone from your Naval Archaeological Department could look at the footage and identify if it really is a Civil War era shipwreck. ज़मीन पर कदम रखने के बाद टेलीफोन्स और ईमेल्स का सिलसिला शुरू हो गया। हमने मुख्तलिफ आर्कियोलॉजिकल तंजीमों से रब्ता किया कि शायद इस जहाज़ की शनाख्त हो सके। आखिर हमें एक आर्कियोलॉजिस्ट डैनियल मैक्लार्नन का कांटेक्ट मिला। इनका ताल्लुक बी कैल्विन जोन्स सेंटर फॉर आर्कियोलॉजी से था। इन्होंने जहाज की जीपीएस लोकेशन देखने के बाद इसे शनाख्त कर लिया। अपनी ईमेल में इन्होंने बताया कि यह जहाज यूएसएस आर्कन्सा है, जिसे बाद में टोनोवांडा का नाम दिया गया। यूएसएस आर्कन्सा या टोनोवांडा को 1863 में फिलाडेल्फिया में तामीर किया गया। इस वक्त सिविल वॉर को शुरू हुए 2 साल गुजर चुके थे और यूनियन फोर्सेस को एनाकोंडा प्लान के नेवल ब्लॉकेड के लिए बहरी जहाज़ों की ज़रूरत थी। 27 जून 1863 को यह जहाज़ यूनियन फोर्सेस ने खरीद लिया और इसी साल इसे वेस्ट गल्फ के नेवल ब्लॉकेड के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस 190 फुट के जहाज़ में 5 तोपें नस्ब हुई हुई थीं। आखिर कॉन्फेडरेसी की शिकस्त के बाद यूनियन नेवी ने इस जहाज़ को एक ऑक्शन में फरोख्त कर दिया और इसके नए मालिक थे पोर्ट्समथ शहर के जॉर्ज एस लीच। इसके बाद इसका नाम टोनोवांडा रख दिया गया। ये जहाज एक मालबरदार जहाज की हैसियत से इस्तेमाल होता रहा और 28 मार्च 1866 को इसे की लागो के करीब एल्बो रीफ पर छोड़ दिया, जहां ये डूब गया। आज इसकी सलाखों के अलावा इसमें कोई चीज ऐसी नहीं जिससे ये मालूम हो कि ये किसी जमाने में एक जहाज हुआ करता था। अगली किस्त में स्पेनिश अमेरिकन वॉर का डूबा हुआ जहाज सिटी ऑफ वॉशिंगटन। सिर्फ तारीख की इन गहराइयों में।